नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन केस में सीएम हेमंत सोरेन पर पीड़ित कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी और इसके खिलाफ सीएम ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी और निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी और उसमें अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड में रेलवे के विकास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहयोग मांगा है। वो स्पेशल ट्रेन से रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड के हर जिले से 50-50 पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखने को कहा ताकि राज्य सरकार रेलवे के विकास में केंद्र सरकार को सहयोग करे। सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बहुत प्यारे झारखंड वासियों के लिए जरा थोड़ी सी मोदी जी की बात सुन ले और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की थोड़ी सी वो प्रयास वाला फॉर्मूला भी सीएम साहब लगा ले। अरे भाई, चुनाव होंगे तब लड़ लेंगे, जो जीतेगा वो जीतेगा, जिसको जनता चुनेगी उसको चुनेगी, लेकिन झारखंड का विकास कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। झारखंड के एक एक नौजवान का जो भविष्य नरेंद्र मोदी जी गढ़ना चाहते हैं, वो भविष्य में आज की राजनीति बाधा नहीं बननी चाहिए साथियों। और जितने भी साथी यहाँ पे इकट्ठे हैं और झारखंड के हर जिले से कम 50 पत्र लिखो, आप कम से कम 50 पत्र लिखो सीएम साहब को कि भाई मोदी जी जो विकास कर रहे हैं उस विकास में आप भी थोड़ा सा मदद डाल दो, आप भी थोड़ा सा अपना प्रयास डाल दो। केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का देवघर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने विकसित संकल्प भारत अभियान का शुभारंभ किया। सभा में केंद्रीय मंत्री ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया। वो बुधवार को मल्टी मॉडल टर्मिनल का जायजा लेंगे, साथ ही IWAI के अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। सारे प्रकल्प जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं और उसके माध्यम से लोग लाभार्थी हो रहे हैं, हम लोग उसी को अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसी को देखने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। बहुत विकास होगा तब ये बाहर के रूप में हम लोग जो दूसरे विकसित देशों को टक्कर देना चाहते हैं तब कामयाब होगा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने आपकी सरकार आपके द्वार पर सवाल उठाए हैं। धनबाद में उन्होंने कहा कि पहले भी 2 बार ये कार्यक्रम चला था, 50,000 आवेदन आज भी धूल फांक रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सरकार ने तीसरे चरण का ऐलान किया है। इसके चलते प्रखंड और अंचल कार्यालय खाली हो जाते हैं और अफसर पिकनिक पर चले जाते हैं। 50,000 से ज़्यादा जो आवेदन है वो धूल फाक रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सरकार जो है, यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का एक जो है कोरम पूरा कर रही है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि पूरा ब्लॉक जो है खाली हो जाता है और पिकनिक के मूड में सारे पदाधिकारी किसी पंचायत में जाते हैं, वहां जा कर के लोगों से सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, आवेदनों का लेने का। और इससे क्या होता है, जब उसके आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार पर जो भरोसा है, जो पहले से कम था और कम हो जाता है और जनता को लगता है कि इस व्यवस्था से या सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं हो, नाउम्मीद हो जाते हैं। सरकार जब इस कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करे तो पहले उन 50,000 जो आवेदन पड़े हुए हैं उसका निस्तारण कैसे हुआ, पहले बताना चाहिए। जो आपने 2 किए पहले, उसका रिजल्ट क्या आया है।
रांची में संत जॉन्स हाई स्कूल के हॉस्टल के पास कुएं में 8वीं के छात्र युवराज पासवान का शव मिला है। 13 साल का मृत छात्र चतरा के हंटरगंज का रहने वाला था। वो स्कूल के हॉस्टल में रहता था। स्कूल प्रबंधन ने छात्र के सुसाइड करने की आशंका जताई है, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में मांडर थाने में हत्या का FIR दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश में जुट गई है। देखिए, मांडर थाना में गांव है नावाटाड़, थाने से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर एक बच्चा जो क्लास 8 में पढ़ता था, उम्र उसकी करीब 12 वर्ष है, तो उसका शव जो है वो कुएं से मिला है। वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी थी, हॉस्टल में बच्चा रह रहा था। जो स्कूल का मैनेजमेंट है उनका कहना है कि बच्चा अपने बाकी साथियों से कभी कभार अपने पढ़ाई से मन ऊबने की बात करता था और संभवतः उसने सुसाइड कर लिया है। घर वालों का संदेह है कि ये हत्या का मामला है। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस दोनों ही पक्ष को देख रही है और अभी हत्या का केस रजिस्टर करके पुलिस अनुसंधान कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के पोटाश जंगल में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 33 kV के पावर लाइन की चपेट में आने से 5 हाथी ने दम तोड़ दिया है। एक साथ 5 हाथी की मौत से हड़कंप मच गया। जांच के लिए डीसी से लेकर SDO, DFO और विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि इस झुंड में 9 हाथी थे। उनमें से 5 की करंट के झटके से मौत हो गई, जबकि बाकी बचे 4 हाथी अभी भी वहां जमे हुए हैं, जिससे गांव वालों में भय है। हालात इतने भयावह हैं कि ग्रामीणों ने घर की छत पर शरण ले रखी है। वन विभाग की QRT टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। अभी हाथियों का शव जंगल में पड़ा हुआ है। कल पोस्टमार्टम होगा। प्रशासन ने इस घटना की जांच कराने की बात कही है। जो है लगभग 4 हाथी नजदीक में ही है, तो उनको भी नियंत्रण में लाने हैं, तो साथ में उनको कैसे सही जगह पे प्रस्थान करवाने हैं तो काम कर रही है वन विभाग। और ये संपूर्ण घटना क्रम कैसे हुई है तो उसकी जांच हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी करेंगे और भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ जितने भी विशेष जो फॉरेस्ट में जितने 33 kV का और 11 kV का और 440 वोल्टेज का जो तार गए हैं, उन सब का जो स्टैंडर्ड एक हाइट जो रहती है, उस हाइट के मुताबिक होने के लिए एक अभियान मोड में। अगर पहाड़ से उतरे होंगे तो निश्चित रूप पर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये उनका क्या मनसा रहा, तो धान तो पहाड़ का नीचे के नीचे खेती में भी वहाँ भी खा सकता था। लेकिन जो भी हो, आज हमारे वन विभाग के द्वारा जब 4 दिन से पेपर में आ रहा था, तो उसको सतर्क होना चाहिए। पूरा झुंड जब एक साथ 8-10 आदमी घूम रहे हैं तो उसको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए, उसको निगरानी रखना चाहिए। उसको हाथी भगाने का इन लोगों का टीम, ये तुरंत इन लोगों का टीम अगर ये चाहता तो हाथी को भगा सकता। पूर्वी सिंहभूम के जंगल में 5 हाथी की मौत से आसपास के गांव में कोहराम मच गया है। गुस्सैल हाथी के हमले से बचने के लिए गांव वाले रतजगा करने को मजबूर हैं। घटनास्थल के ठीक पास ऊपर बांधा गांव है। यहां रहने वाले ग्रामीणों ने मकान की छत पर शरण ले रखी है, क्योंकि 5 हाथी की मौत के बाद बचे 4 हाथियों का गुस्सा अभी भी वहां जमे हुए हैं और उनका गुस्सा कभी भी उन पर बरप सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। मुसामुनी प्रखंड का ऊपर बांधा गांव, जहां अभी रात का समय है और रात का समय आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ग्रामीण है हाथियों से बचने के लिए यहाँ पर अपनी व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं। यहाँ पर इस जगह पे ग्रामीण आज रात जग्गा करेंगे। इस टायर की तरह देख सकते हैं कि गांव में जो चौक चौराहों पे आपको इसी तरह का टायर की आपको यहाँ पर मसाल जलाए जाएंगे और रात भर जो ग्रामीण है उन हाथियों से बचने का वो यहाँ पर प्रयास भी कर रहे हैं। वन विभाग की जो टीम है यहाँ पर इस गांव पहुंची हुई है। वन विभाग की कई गाड़ियां यहाँ पर इस जगह पर घूम रही है और हाथियों को यहाँ से निकालने का साथ साथ ग्रामीणों को कैसे सुरक्षित करे वो इस काम में लगे हुए हैं। 5 हाथी मौत होने के बाद आदमी को इतना डरावना हो चुका है कि अपने घर में रहने की उसको हिम्मत नहीं हो रहा है। इसीलिए जितने भी मेरे गांव के जितने भी यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, ये मान सिंह सोबर का जो घर है उसके छत पर ये ठंडा में रहेंगे और देखते हैं रात भर में क्या होता है।
या नहीं होता है। को भी पूरा हम लोग का घर में पूरा वही लोग धरना बैठा है ना। कुछ हम लोग घर से कहीं निकलने नहीं सका, बाहर किसी का घर भी नहीं जाने दिया। कोई सबर लोग को यहाँ ज्यादा है, वो लोग को घर में, मेरा घर में आ गया और रात भर वो लोग को सेफ्टिक में हम रखे। और ऐसे करके सुबह ठाकुर लोग भी यहाँ सुबह तक में 8-7 बजे लोग को यहाँ का कोई आदमी लोग को इधर पैखाना गया, वो लोग को भी पूरा मैंने घुटकाया, लोग को मैंने भगा दिया। इस गांव में कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर मसाल जलाकर यहाँ पर टायर जलाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित हो पाए। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इस गांव में, सारे लोग डरे हुए हैं, समे हुए हैं। हाथी अभी भी इसी जंगल पे, इस गांव के जो समीप है उस जंगल में यहाँ पर जमे हुए हैं, जिन्हें वन विभाग की जो टीम है उसे निकालने का काम कर रही है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। पाकुड़ में आदिवासी चिरगाल समुदाय के सदस्यों ने पुलिस निरीक्षक गोपाल कृष्ण यादव का पुतला फूंका, साथ ही उन पर दुष्कर्म के आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया। दरअसल 11 नवंबर को नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म की घटना हुई थी। काफी दबाव पर एफआईआर हुआ, एक आरोपी पकड़ा गया, एक फरार है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम किया तो 4 नामजद और 50-60 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। अब पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। छेड़छाड़ और रेप का जो मामला प्रकाश में आया है और इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार दिया जाए, साथ ही साथ हमारे पीड़िता को न्याय मिले। इसी संदर्भ में हम लोगों ने 14 नवंबर को हम लोग ने चक्का जाम किया था कुछ घंटों के लिए और उस दरमियान हम लोगों को थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव, साथ में जो अमर कुमार मिर्च, उसके लिखित बयान पर हम लोगों के ऊपर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जो कि हम लोग निर्दोष हैं। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कहना था कि बेटी को न्याय मिले और आने वाला समाज में माता बहनों को भी सुरक्षित रहे। रांची में स्वर्णरेखा नदी का पानी जहरीला हो गया है। इसके चलते आसपास बसे निवासियों की सेहत और वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। नामकुम के पास स्वर्णरेखा नदी की धारा सिंहभूम की ओर मुड़ जाती है, पर फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाले जहरीले केमिकल के चलते यहां स्वर्णरेखा नदी के पानी में इस कदर जहर घोल गया है कि पानी से केमिकल का सफेद झाग निकलने लगा है, जबकि आसपास बसी आबादी से लेकर खेतों में स्वर्णरेखा नदी के ही इसी जहरीले पानी का इस्तेमाल होता है। बहुत गंदा पानी आ रहा है, पूरा हर तरफ से नाली जितना गंदा पानी है सब नदी में आ रहा है, पूरा फेन हो जा रहा है पूरा पानी। और इधर तालाब वाला भी सूख जा रहा है पूरा। बनस तालाब के बगल में रहते हैं, चुटिया थाना के बगल में हम, वहाँ पर पानी भी सूख जा रहा है, बोरिंग। तो नदी के लिए थोड़ा सा उपाय सोचा जाए सरकार। पानी जो फैक्ट्री के पानी नदी में गिर रही है उससे पानी ही पूरा जहरीला होते जा रहा है और हम लोग जो पेड़ पौधा लगाते हैं वो उससे सूख जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे। जो फैक्ट्री का पानी, गंदा पानी, जहरीला पानी तालाब में गिर रहा है, नदी में गिर रही है, उसे रोकने का कुछ उचित प्रबंध किया जाए। नहीं तो कितना भी खर्च कर लेने पर भी उसे हम लोग सुधार नहीं सकेंगे। हमारे आसपास जो आप देख रहे हैं वो ना बर्फ का गोला है, बल्कि एक तरीके से जहरीला पानी है जो स्वर्णरेखा नदी में लगातार बह रहा है। हम राजधानी रांची के नामकुम के उस छोर पर हैं जहां स्वर्णरेखा नदी बह रही है और स्वर्णरेखा नदी में बहने वाला जो पानी है वो दरअसल एक तरीके से पूरी तरह जहरीला हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ के गोले के समान जो नज़र आ रहा है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है जो पूरी तरीके से स्वर्णरेखा नदी को जहरीला बना चुका है। और आसपास के लोग खौफजदा हैं कि उनकी ज़िंदगी दरअसल चलेगी तो कैसे, क्योंकि आसपास जितने गांव बसे हैं वो पूरी तरीके से स्वर्णरेखा नदी पर ही निर्भर हैं। जितना फैक्ट्री में गंदा पानी आ रहा है सब जहरीला आ रहा है, उसको लिए फिर खेत में पानी जा रहा है वो भी जहरीला, उसको नुकसान भी होगा। तो ये क्या हमेशा ऐसा होता है कि आज ऐसा है? हमेशा ऐसा होता है। जितना गंदगी पानी सब इसी में आता है। दरअसल यहाँ आसपास जो किसान बसे हैं और जो अपने खेतों में खेती करते हैं वो दरअसल इसी स्वर्णरेखा नदी पर निर्भर हैं और यहाँ से पाइप के जरिए आप देख सकते हैं कि अपने खेतों में पानी ले जा रहे हैं और ये जहरीला पानी सीधे खेतों में जा रहा है। मतलब कि इसमें जो सब्जी की पैदावार होगी, फसल की पैदावार होगी, वो आपकी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है और ज़िंदगी कितनी खतरे में है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दरअसल
राज्य सरकार अक्सर ये दावा करती है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम चल रहा है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी की अपनी ज़िंदगी किस तरीके से खतरे में है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह खेल स्टेडियम को मरम्मत के बाद फिर से खोल दिया गया है। 4.53 करोड़ रुपए की लागत से इस कैंपस में फुटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ पार्क और ओपन जिम भी बनाया गया है। ये कैंपस सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे और शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। देखिए, विगत जो राज्य स्थापना दिवस समारोह था उस दिन जयपाल सिंह स्टेडियम का उद्घाटन विधिवत हो गया है और उसके बाद हम लोगों ने उसको खोल भी दिया है नागरिकों के लिए। मुख्य तौर पे ये पार्क अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक और फिर संध्या काल में भी 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक ये खुलते हैं। इसमें जो फुटबॉल स्टेडियम, साथ ही साथ जो बास्केटबॉल के स्टेडियम बनाए गए, साथ ही साथ टेनिस के लिए भी। जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर एक बार फिर से रांचीवासियों के लिए खुल चुका है। नगर निगम के प्रयास के बाद एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा पार्क स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल अभी समय में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके पूर्ण विकास के बाद एक बार फिर से स्थानीय लोग इसमें पहुंच सकते हैं। अगर पूर्ण विकास की बात करें तो करीबन 4.53 करोड़ की लागत से इस पार्क परिसर में, खेल परिसर में टेनिस कोर्ट के साथ साथ बास्केटबॉल के कोर्ट और छोटे फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण भी कराया गया है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन पार्क्स और चिल्ड्रन पार्क के अलावा मिनी जिम का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। नगर आयुक्त ने बताया है कि फिलहाल इसके समय को लेकर सुबह के वक्त यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ये पार्क आम लोगों के लिए खोला जा रहा, वहीं संध्या के वक्त भी रात के 8 बजे तक ये पार्क आम लोगों के लिए खुल रहा है। यानी कि फ्लड लाइट के बीच भी लोग अब यहाँ पर खेल सकते हैं, उसके साथ साथ शाम के वक्त जॉगिंग भी कर सकते हैं। नगर प्रशासक ने कहा है कि पूर्व में ये देखने को मिला था कि जब 4 बजे का निर्धारित किया गया था तो लोगों की भीड़, 5 बजे का निर्धारित किया गया तो लोगों की भीड़ इतनी थी कि 4 बजे से ही लोग यहां पर आकर खड़े रहने लगे। यानी मॉर्निंग वॉकर के लिए इसे खोल दिया गया है। इसके साथ साथ इस पार्क के अंदर जो झारखंड के खिलाड़ी हैं उसकी तस्वीरें लगाई गई है ताकि जो खिलाड़ी यहां पर खेलने आए उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा अगर हम इस पूरे पार्क परिसर की बात करें तो खूबसूरत तरीके से इसे तैयार किया गया है। निःशुल्क जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पार्क में आकर खेल सकते हैं। वहीं कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि स्थानीय लोगों को और इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत जल्द इस परिसर के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट आयोजित किया जा सकता है। जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ये चीजें हो सकती है। हालांकि इसकी पुख्ती जो जानकारी है वो अब तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस परिसर में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट भी हो सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।